नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्यन। बुलेटिन के इस खबर में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा का आज दूसरा और अंतिम दिन। पीएम नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन के साथ किया संवाद। बुलेट ट्रेन में यात्रा के साथ ही टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और जापान ने निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगले दशक का रोडमैप तैयार किया। दोनों देश मुक्त, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए हैं प्रतिबद्ध। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर जिले में मूसलाधार बारिश के कारण 5 लोगों की मौत, 11 अन्य लापता। राहत एवं बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की रफ्तार से बढ़ी भारतीय अर्थव्यवस्था। सेवा क्षेत्र में 9.3% का तेज उछाल। और अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप के टैरिफ नीति को बताया अवैध। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए टैरिफ को 14 अक्टूबर तक यथावत रखने की अनुमति भी दी। सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच शुक्रवार को 15वीं भारत जापान शिखर बैठक हुई। इसमें दोनों देशों ने आपसी संबंधों के विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी के एक नए अध्याय को जोड़ा। दोनों नेताओं ने अगले एक दशक के विजन डॉक्यूमेंट पर सहमति जताई तो रक्षा सुरक्षा सहयोग, आर्थिक साझेदारी और लोगों का लोगों से संपर्क को बढ़ावा देने पर भी फोकस दिखाई दिया। दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग समझौते पर सहमति बनी तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जापान की तकनीक और भारत का टैलेंट मिलकर वैश्विक आर्थिक क्रांति लाने की संभावना पैदा करता है। भू राजनैतिक और भू आर्थिक उतार चढ़ाव के बीच भारत और जापान ने 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान अपनी विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी में एक नए और सुनहरे अध्याय को जोड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग, आर्थिक साझेदारी और जन से जन संपर्क से जुड़े अहम दस्तावेजों पर हस्ताक्षर का स्वागत किया। दोनों देशों के बीच स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, डिजिटल साझेदारी, पर्यावरण, अंतरिक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक आदान प्रदान और कूटनीतिक प्रशिक्षण को लेकर आपसी सहमति बनी। उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग पर आगे बढ़ने का फैसला लिया गया। सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मिनरल्स हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर रहेंगे। जहां हम हाई स्पीड रेल पर काम कर रहे हैं, वहीं नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप के अंतर्गत पोर्ट्स, एविएशन और शिप बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से प्रगति करेंगे। भारत और जापान ने आने वाले दशक के लिए साझेदारी का एक व्यापक रोड मैप तैयार किया है। भारत ने अगले 10 वर्षों में जापान से 10 ट्रिलियन येन निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और जापान ने खुले और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्धता जताई है। आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारी चिंताएं समान है। डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी से हमारे साझे हित जुड़े हुए हैं। हमने निर्णय किया है कि डिफेंस इंडस्ट्री और इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और सशक्त किया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने भारत जापान इकोनॉमिक फोरम में भाग लिया। बैठक में उद्योग जगत के शीर्ष नेताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक साझेदारी पर प्रकाश डाला और द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के लिए 5 सूत्री रोड मैप पेश किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच साझेदारी के लिए मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन,
नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट को अहम बताया। भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और स्पेस में बोल्ड और एम्बिशियस इनिशिएटिव लिए हैं। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और फूमियो किशिदा के साथ तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्यापार, निवेश और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन से दोनों देशों के संबंध न केवल आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से मजबूत होंगे, बल्कि वैश्विक मंच पर इसे एक नई दिशा प्रदान करेंगे। पंद्रहवें भारत जापान शिखर सम्मेलन के नतीजों को आप 3 मुद्दों पर आसानी से समझ सकते हैं। पहला है रक्षा और सुरक्षा सहयोग, जिसमें दोनों ही देशों ने स्पष्ट कर दिया है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थायी समाधान के लिए दोनों ही देश आपस में मिलकर के काम करने को तैयार हैं। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है आर्थिक सहयोग का। अगले 10 वर्षों में 10 ट्रिलियन येन के निवेश की प्रतिबद्धता यह दिखाती है कि जापान को भारत पर कितना भरोसा है। और तीसरी और सबसे अहम बात है जो दोनों देशों में रहने वाले लोगों के दिलों को जोड़ती है। अगले 5 वर्षों में 5 लाख लोगों का आदान प्रदान दोनों देशों के सांस्कृतिक रिश्तों को एक नई ऊंचाई देने जा रहा है। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, टोक्यो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री ने आज टोक्यो में नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन के साथ संवाद किया है। ये उसी संवाद कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उन्होंने वहां के जापान के नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन के साथ में संवाद किया। बेसिकली जापान के तमाम राज्यों के जो गवर्नर्स हैं उनका जो एसोसिएशन है उसको नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन कहा जाता है। कुल 47 प्रांतों के गवर्नर को मिलाकर ये पूरा एसोसिएशन बनता है। इनके साथ प्रधानमंत्री का संवाद है। प्रधानमंत्री ने कल शिखर सम्मेलन के दरमियान इस बात पर जोर दिया था कि भारत के राज्य और जापान के राज्यों के बीच में आपसी सहयोग और तालमेल होना चाहिए और कैसे राज्यों के बीच में सहयोग और एमओयू के साथ तमाम क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ा सकते हैं। इस पर दोनों देशों का फोकस दिखाई पड़ा है और जो विजन डॉक्यूमेंट है वो कहीं ना कहीं इस दिशा में आगे आधारित दिखाई पड़ता है। तो उसी के तहत प्रधानमंत्री का आज के दूसरे दिन के कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई है नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन के साथ, ये उसकी महत्वपूर्ण तस्वीरें। और 1947 में एक तरीके से इस एसोसिएशन की शुरुआत हुई थी और बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि स्थानीय स्तर पर सरकारों के साथ कैसे संवाद किया जाए, उनका आपसी सहयोग कैसे बढ़ाया जाए और राष्ट्रीय सरकार के साथ वहां का ये गवर्नर्स एसोसिएशन संवाद करता है ताकि सरकारों के बीच बेहतर तालमेल हो सके। तो राष्ट्रीय पॉलिसी जो राष्ट्रीय नीति होती है उसका क्षेत्रीय स्तर पर कैसे इंप्लीमेंट हो, उस लिहाज से जापान की व्यवस्था में इस नेशनल गवर्नेंस एसोसिएशन का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। और उन स्थान को रखते हुए ऐसे महत्वपूर्ण संवाद मंच के बीच प्रधानमंत्री का पहुंचना और तमाम गवर्नर्स के साथ में संवाद करना, और निश्चित तौर से जिस बात का जिक्र विदेश मंत्रालय के माध्यम से किया गया था वो यही दर्शाता है कि कैसे प्रधानमंत्री ने इस पूरे संवाद के दरमियान राज्यों के बीच में टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, स्किल और स्टार्टअप के साथ साथ एसएमई पर फोकस किया है। तो भारत का टैलेंट और जापान की तकनीक राज्यों के बीच सहयोग का कैसे एक नया आधार बन सकता है, उस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी का ये बेहद महत्वपूर्ण पहल। और हमने कल देखा था, कल के पहले दिन की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी की बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात हुई थी। फिर 15वां शिखर सम्मेलन में जापान के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी की एक लंबी बातचीत, तमाम एमओयू साइन हुए, तमाम क्षेत्रों में बातचीत हुई। और उसके बाद आज के दूसरे दिन की शुरुआत भी बहुत व्यवहारिक पहल के साथ, जहां पर नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन के साथ प्रधानमंत्री का ये संवाद, और ये बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि राज्यों के साथ राज्यों का संपर्क कैसे बढ़े, राज्यों के बीच जो समझौते हो सकते हैं उसमें कौन कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं, इसमें इनोवेशन, तकनीक, इन्वेस्टमेंट, स्किल, स्टार्टअप की बात साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जापान जब बृहद स्तर पर निवेश करेगा तो भारत के राज्यों में जो छोटे और मध्यम स्तर के जो उद्योग हैं उनको एक बड़ा बढ़ावा मिलता नजर आएगा।
स्किलिंग के लिहाज से भी देखा जाए तो जापान टेक्नोलॉजी में एक बड़ी महारत रखता है और एक महाशक्ति के रूप में उसकी वैश्विक पहचान है। ऐसे में जापान के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट जो भारत का मिशन चल रहा है वो बहुत एक महत्वपूर्ण कारगर तरीके से आगे बढ़ सकता है। भारत में एक बहुत समृद्ध स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार किया है, लेकिन इसमें तकनीकी सहयोग अगर जापान का मिलता है तो उस दिशा में एक बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि स्किल और स्टार्टअप को लेकर भी फोकस दिखाई पड़ रहा है और इनोवेशन को लेकर किस तरह से भारत में एक बड़ा इकोसिस्टम तैयार किया गया इनोवेशन को लेकर, उस दिशा में जापान और भारत मिलकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसमें क्षेत्रीय सहयोग, राज्यों के बीच सहयोग कैसे बढ़ सकता है, उसमें एक बड़ा नवाचार दिखाई पड़ सकता है। और तकनीकी तौर पर अगर बात की जाए तो ये एक तरीके से आधार होगा दोनों देशों के बीच में, जहां पर नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन के तमाम गवर्नर्स के साथ प्रधानमंत्री का ये संवाद भारत की ओर से उन्हें आमंत्रित करने, भारत की ओर आकर्षित करने को लेकर बात होगी, क्योंकि कल ही दोनों देशों ने तय किया है कि अगले कुछ वर्षों में 10 ट्रिलियन येन जापान जो है वो भारत में निवेश करेगा। इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अजय मिश्र इस वक्त टोक्यो से हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, जिस बात का हम लोग जिक्र कर रहे थे नेशनल गवर्नेंस एसोसिएशन को लेकर कि कैसे ये बेहद महत्वपूर्ण है और आपने भी तमाम उदाहरण दिए थे, लेकिन अब वो तस्वीरें हमारे सामने है जहां पर प्रधानमंत्री ने तमाम राज्यों के गवर्नर्स से मुलाकात की है। किस सेक्टर पे फोकस हो सकता है और कैसे ये इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में आगे बढ़ते नजर आएंगे राज्यों के बीच बेहतर तालमेल और सहयोग को लेकर? अजय। आर्यन, मुझे याद आता है कि अभी हाल ही में 2 राज्य उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों ने यहाँ पर जापान का दौरा किया था और स्पष्ट तौर पर वो अपने अपने राज्यों में निवेश को आकर्षित करने के लिए जो वहाँ पे पॉलिसीज हैं उनके बारे में यहाँ के निवेशकों को बताते हुए नजर आए। तो आपने बिल्कुल सही कहा और जिसका जिक्र आज विदेश मंत्रालय ने भी किया कि एसएमईज को फायदा होगा, भारत के इनोवेशन सेक्टर को फायदा होगा। और आपको याद होगा कि कल प्रधानमंत्री शिवा ने भी इस बात का जिक्र किया था कि भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और भारत में जो नवाचार है वो बहुत ही अद्भुत है और आकर्षक है। तो भारत में हो रहा इनोवेशन पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है और जापान इस बात को बखूबी समझता है कि भारत के युवा टैलेंट्स को जापान के विकास की यात्रा में शामिल करना उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ भारत ये जानता है कि राज्यों के माध्यम से जो जापानी प्रीफेक्चर्स और भारत के राज्य हैं उनके बीच में अगर संबंध बढ़ते हैं तो जो नीतियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौतों के जरिए तय की जाती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय नीतियों के जरिए जिन पर फोकस किया जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो होता है राज्यों में, क्योंकि बहुत सारे राज्य आप जानते हैं जिसका जिक्र आपने भी किया था कि सहयोगात्मक संवाद पर भारत भरोसा करता है और कुछ ऐसी स्थिति जापान की भी है। और इसी जो कॉम्प्लीमेंटेरिटीज हैं उन्हीं को आगे लेकर के दोनों ही देश आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे कि गुजरात और ह्योगो प्रीफेक्चर में जो समझौता हुआ है उसमें औद्योगिक निवेश, मानव संसाधन प्रशिक्षण, डिजास्टर ट्रेनिंग और जो युवाओं का क्लस्टर्स है उसमें एमएसएमईज को बहुत फायदा हुआ है। आंध्र प्रदेश और क्योटो ने अमरावती राजधानी के विकास में अहम भूमिका निभाई है। तमिलनाडु का कानागावा प्रीफेक्चर के साथ जो एमओयू 2016 के करीब साइन किया गया था उसमें मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि आपने सेक्टर्स की बात की तो मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ जो शहरी प्रबंधन होता है उसमें काफ़ी फायदा होने की उम्मीद है। दिल्ली टोक्यो शहर के तौर पर आप जानते हैं कि दोनों के बीच में दोस्ती की शुरुआत हुई थी। दिल्ली मेट्रो आपके सामने है जिसमें और अगर कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका के माई और केरल का जो यहाँ का सैनिम रीजन है, उत्तर प्रदेश का यामांशी रीजन है, उसके साथ जो समझौता है वो हो सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना कि दोनों ही देश एक जैसी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। जो राज्य यहाँ पर भी राजनीतिक तौर पर बिल्कुल स्वतंत्र हैं अपनी नीतियों को लागू करने के लिए, और जो ये एसोसिएशन बनाया गया है राज्यों के बीच में समन्वय के लिए बनाया गया है। जिस तरह से आप नीति आयोग में देखते हैं कि अलग अलग राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय नीतियों पर भारत काम करता है। तो आगे जाते हुए चाहे वो जो इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स हैं उनको लेवरेज करना हो या फिर डेटा ड्रिवन मैच मेकिंग करनी हो अलग अलग राज्यों के बीच में, भारत के राज्यों के बीच में और जापान के प्रीफेक्चर्स के बीच में, तो इसमें ऐसा लगता है कि टेक्सटाइल, क्लीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग, ये 4 सेक्टर में मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। अगर राज्यों के बीच में सहयोग बढ़ता है
तो फौरी तौर पर ये जो सेक्टर्स हैं उनको फायदा मिलता हो नजर आएगा। बिल्कुल, और ये बेहद महत्वपूर्ण है अजय, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि कैसे ये एक तरीके से धरातल पे उतरेगा तो इसका फायदा दिखाई पड़ेगा। नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत और 16 गवर्नर्स इस बैठक के दरमियान मौजूद थे। दोनों देशों के राज्यों के बीच में बेहतर सहयोग को आगे बढ़ाने के लिहाज से ये संवाद बेहद अहम था। शुक्रिया अजय, आगे भी आपसे हम संवाद करते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। दादू दादू, हाँ ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। और ब्रेक के बाद अब खबर मौसम से जुड़ी हुई। उत्तराखंड में भारी बारिश का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे जगह जगह बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के लिए बहुत भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य के रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 11 लोग लापता है। वहीं बागेश्वर में बादल फटने के बाद हुई भूस्खलन की घटना में बड़ा नुकसान पहुंचा है। NDRF ने बताया है कि 2 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि लापता हुए 3 लोगों की तलाश जारी है। भूस्खलन में 4 किलोमीटर लंबी सड़क और 2 घर बह गए हैं और 5 फुट तक मलबा जमा होने के कारण आवाजाही बंद हो गई है। राज्य में प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें राहत और बचाव काम में जुटी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं से जूझ रहा है, जिससे राज्य को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस दौरान हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। राज्य के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चंबा का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से राज्य बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और लोगों की मदद के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य सरकार सड़कों, जल आपूर्ति और मोबाइल नेटवर्क जल्द से जल्द बहाल करने में लगी है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भारी नुकसान प्रदेश के अंदर हुआ है, मगर खास करके जिला चंबा इसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। चाहे उसमें चंबा हमारे विधानसभा क्षेत्र है या खास करके भरमौर का इलाका है, आपके तीसा का इलाका है, तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं ताकि जो भी यहाँ पे नुकसान हुआ है उसका ग्राउंड पे जायज़ा भी लिया जाए और सड़कों का पर्टिकुलरली जो डैमेजेस हुए हैं। अभी तो नेशनल हाईवे है, अभी मैं खुद नेशनल हाईवे से हम होकर आए हैं, तो हमने इसमें निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ पर भी इसमें मलबे आए हैं, जहाँ जहाँ पर भी इसमें दंगे लगने हैं, इमीडिएटली उसका काम शुरू हो। उसके लिए बजट की कोई दिक्कत नहीं है। उधर हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से पंजाब में नदियां उफान पर है, जिससे पंजाब के कई जिलों में बाढ़ आ गई है। गुरदासपुर, फाजिलका, रामदास, जालंधर, अजनाला में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। राहत और बचाव अभियान में NDRF की 8 टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा सेना और पुलिस की टीम भी राहत और बचाव काम में जुटी हुई है। बचाव दल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से अभी तक करीब 2255 लोगों और 25 पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इसके अलावा प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता, राशन और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी पहुंचाई जा रही हैं। वहीं दूर दराज के गांवों तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टरों का सहारा भी लिया जा रहा है। और खबर बिहार से। कभी विकास से कोसों दूर बिहार अब समावेशी विकास की मिसाल बनकर सामने उभर रहा है। केंद्र सरकार ने बिहार को प्राथमिकता देते हुए अपनी वित्तीय सहायता को बीते 10 वर्षों में 3 गुना से अधिक बढ़ा दिया है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं संभव हुई हैं और इसको बदलाव लेकर आ रही हैं। किस प्रकार से ये बदलाव हो रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार बिहार के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है, इसीलिए राज्य को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में जबरदस्त वृद्धि की गई है। बिहार को 2004 से 14 की अवधि में केंद्र सरकार से 2.8 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय मदद दी गई थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये राशि 2014 से 24 के दौरान बढ़ाकर 9.23 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। राज्य में वार्षिक रेलवे निवेश 2009 से 14 में 1132 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025 से 26 में 10,066 करोड़ रुपए हो गया है। केंद्र की मदद से बिहार को विकास के पंख लग गए हैं।
सड़क, रेलवे, हवाई संपर्क और ऊर्जा में निवेश के चलते 2011 से 12 में राज्य की अर्थव्यवस्था में 3.5 गुना वृद्धि हुई। बीते 10 वर्षों में बिहार में अवसंरचना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सड़कों और पुलों के विकास के लिए 4 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं आवंटित की गयी। रेलवे अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए और विमानन से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। राज्य के लगभग 90% राष्ट्रीय राजमार्ग अब 2 लेन या उससे अधिक चौड़े हैं। पिछले 5 वर्षों में 850 किलोमीटर से अधिक 4 लेन और उससे अधिक चौड़े राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। बीते 22 अगस्त को प्रधानमंत्री ने NH-31 पर 8.15 किलोमीटर लंबे ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन किया, जिसमें गंगा नदी पर 1870 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन का पुल भी शामिल है। 120.10 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड पटना आरा सासाराम गलियारे को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मंजूरी दे दी है। NH-22 के पटना गया डोभी खंड को 4 लेन का बनाने का कार्य 5520 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हो चुका है। NH-119A को 4 लेन बनाने और NH-319B और NH-119D को 6 लेन बनाने का कार्य भी प्रगति पर है। यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए 2014 से अब तक 115 नई ट्रेनें शुरू की गई हैं और 300 से ज्यादा जोड़ी ट्रेनों को अतिरिक्त ठहराव दिए गए हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 1337 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए चुना गया है, जिनमें बिहार के 98 स्टेशन शामिल हैं। देश में संचालित 144 वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाओं में से 20 बिहार के स्टेशनों पर चल रही हैं। पटना हवाई अड्डे ने 2014 से 2024 के दौरान सालाना 3 करोड़ यात्रियों, 83,000 टन माल ढुलाई और 24,026 विमानों की आवाजाही दर्ज की है। ये राज्य में आधुनिक, कुशल और समावेशी अवसंरचना की ओर बदलाव को दर्शाता है। दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों के लिए सीधी हवाई संपर्क सुविधा जारी है। करीब 6,880 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बक्सर ताप विद्युत संयंत्र का अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। औरंगाबाद में 29,930 करोड़ रुपए के साथ पावर प्लांट का निर्माण हो रहा है। राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाएं भी संचालित हैं। बीते 11 वर्षों में देश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण किया गया है, जिनमें बिहार के लगभग 60 लाख घर शामिल हैं। बजट में पश्चिमी कोसी नहर EMR परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे मिथिलांचल में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले किसानों को लाभ होगा। बिहार की अवसंरचना परिवर्तन सतत और समावेशी विकास की दिशा में बड़ा कदम है। रेल, सड़क, ऊर्जा और विमानन की ऐतिहासिक परियोजनाएं राज्य को राष्ट्रीय विकास इंजन बनाने की ओर अग्रसर कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। वो खबर अमेरिका से। अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप के अधिकांश टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया है। US कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट का कहना है कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त तो हैं, लेकिन इनमें टैरिफ या टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। यह फैसला ट्रंप की आर्थिक नीतियों पर बड़ा झटका माना जा रहा है। समाचार एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने टैरिफ को 14 अक्टूबर तक यथावत रखने की अनुमति भी दे दी है, जिससे ट्रंप प्रशासन को मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का अवसर मिल गया है। हालांकि इस फैसले को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि टैरिफ अब भी लागू रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कभी ये टैरिफ हटा दिए गए तो यह देश के लिए पूरी तरीके से विनाशकारी होगा, साथ ही यह अमेरिका को आर्थिक रूप से कमजोर बना देगा। खबर थाईलैंड से। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने निलंबित प्रधानमंत्री पैंतोगतान शिनावात्रा को पद से बर्खास्त कर दिया है। हालांकि अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि प्रधानमंत्री शिनावात्रा ने कोई बेईमानी नहीं की है, लेकिन कंबोडिया के राष्ट्रपति हुन मानेट के पिता हुन सेन के साथ लीक हुई फोन कॉल के जरिए उन्होंने नैतिकता के नियमों का उल्लंघन किया है। फोन कॉल के दौरान दोनों ने एक सीमा विवाद पर चर्चा की थी, जिससे कुछ दिनों के बाद थाईलैंड और कंबोडिया में लड़ाई शुरू हो गई थी। शिनावात्रा ने 38 साल की उम्र में अगस्त 2024 को शपथ ली थी और थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी। शिनावात्रा हाल के वर्षों में बर्खास्त होने वाली दूसरी प्रधानमंत्री और पिछले 17 वर्षों में अदालत द्वारा हटाई गई 5वीं प्रधानमंत्री बन गई हैं। और बात साइबर अलर्ट की। मैलवेयर एक ऐसा शब्द है जिससे हम सब वाकिफ हैं। जाने अनजाने हम कभी ना कभी इसका शिकार भी बन चुके होते हैं। साइबर ठग कभी RTO ऑफिस, कभी सरकारी योजनाओं, तो कभी क्रेडिट कार्ड के नाम पर आपके मोबाइल में मैलवेयर APK इंस्टॉल करा देते हैं।
अटैचमेंट या लिंक के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती हैं ये इस प्रकार की फर्जी एपीके, जिनमें हो सकते हैं वायरस, ट्रोजन या स्पाईवेयर, जो आपके फ़ोन का नियंत्रण हासिल कर लेता है और पहुंचाता है आपको भारी नुकसान। ये जो एंड्रॉयड पैकेज किट होता है, ये किसी भी तरह से आपके मोबाइल पे आ सकता है, व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से, और कोई अननोनली इस लिंक को क्लिक करता है तो ये उनका डेटा, जो से भी सेंसिटिव डेटा होता है, फाइनेंशियल डेटा हो सकता है, पर्सनल डेटा हो सकता है, क्रेडिट कार्ड डेटा हो सकता है, सब वो रिमोटली हैंडल कर सकते हैं। आपके मोबाइल को ये रिमोटली चेक कर सकते हैं कि आप उसमें क्या क्या कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने जब इसके सिस्टम लैपटॉप को जो ऑपरेट किया, जब उसका हमने एनालिसिस किया तो उसके पैनल, उन्होंने एक पैनल बना रखा था जिससे देश के विभिन्न जो विक्टिम्स थे उनके डिटेल्स थे और उनके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इवन की उसके जो मैसेजेस मोबाइल पे आ रहे थे, ये लोग अपने पैनल में भी देख सकते थे। तो कैसे नकली ऐप्स, फर्जी लिंक और मैलवेयर फाइल्स के जरिए साइबर अपराधी आप पर नजर रख रहे हैं? कैसे आप खुद ही अपने हाथों से उनके जाल में कई बार गलती से फंस जाते हैं? बस एक क्लिक और आपकी निजी जानकारी साइबर अपराधियों के कब्जे में पहुंच जाती है। तो क्या करें, कैसे बचें इस मैलवेयर के जाल से? कौन सी सावधानियां आपको बचा सकती हैं? देखिए हमारा खास कार्यक्रम साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। साइबर अलर्ट में इस बार आपको बताएंगे मैलवेयर के बारे में, कैसे आपको टारगेट करते हैं ये साइबर अपराधी मैलवेयर अटैक के माध्यम से। अगर मैं मेरे फोन में कोई मैलवेयर डालता हूं तो मेरे फोन का एक्सेस प्रोडक्टर के पास चला जाता है, तो वो मेरा जो अकाउंट है वो बंदा यूज करता है। इनके पास आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ये व्हाट्सएप जो चलाते हैं वो किसी और के नंबर में लॉगिन करके चलाते हैं। अननोन नंबर से आपके पास व्हाट्सएप लिंक आया तो उसको अननोइंगली क्लिक नहीं करना। देखिएगा साइबर अलर्ट शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो इसी खबर के साथ समाचारों के संग में बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।